दहेज के कारण दूल्हे को मिला करारा जवाब। सलमा लाल जोड़े में सजी धजी आईने के सामने बैठी खुद को निहार रही थी। बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर थोड़ी देर पहले ही तो पार्लर से आई थी। वैसे तो पार्लर वाली ने उसके श्रृंगार में कोई कमी नहीं रखी थी, पर फिर भी उसका चेहरा फीका लग रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। दुल्हन के चेहरे पर जो लालिमा होती है, वह नदारद थी, जिससे यह साबित हो रहा था कि वो इस शादी से खुश नहीं है। वह बिना किसी भाव के दर्पण में अपना चेहरा देख रही थी। दिल का बहुत गहरा रिश्ता जुड़ गया था उससे। उसके साथ आने वाले जिंदगी के न जाने कितने ख्वाब बुने थे, पर अब हकीकत कुछ और ही थी, जो उसने अपने ख्वाब में भी नहीं सोची थी। तभी कमरे के बाहर कुछ औरतों की आवाज़ आई, जो आपस में बातें कर रही थी। उसमें से एक औरत बोली, अरे बहन, ये लड़की तो मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुई है। एक तो इतने बड़े डॉक्टर की बेटी है, और देखो इसका दूल्हा आईएएस अधिकारी है। बड़े ही भाग्य वाली है ये लड़की। दूसरी औरत बोली, 20 लाख रख रखे हैं डॉक्टर साहब, सारा दहेज भी दे रहे हैं। इतने में तो एक आईपीएस भी दुम हिलाने लग जाए, और इतना दे रहे हैं, इसे तो लगता है कि लड़की में कोई कमी है। पहली औरत बोली, अरे पागल हो क्या बहन, लड़की इतनी अच्छी वकील है, और पूरे परिवार में सलमा से सुंदर लड़की कोई नहीं है। हाँ तो तुम्हें पता नहीं है क्या, इसकी पहले भी तो सगाई हो गई थी, पर सगाई के 2 महीने बाद ही रिश्ता टूट गया। लड़की में ही कोई खोट होगी, तभी तो रिश्ता टूटा। बड़े भले लोग थे, वो जमींदार थे गांव के, और लड़का तो दिल्ली में रहता था, वहीं से पढ़ता था। बहुत ही सुंदर और नेक लड़का था। क्या नाम था उसका याद ही नहीं आ रहा है। पुनीत पुनीत नाम था लड़के का। सब पता है मुझे, रिश्ता उन्होंने नहीं बल्कि डॉक्टर साहब ने तोड़ा था। अरे हुआ क्या था, क्या जमींदार साहब के छोटे भाई ने धोखे से सारी प्रॉपर्टी हड़प ली, और जमींदार साहब फर्श पर आ गए। और बस फिर क्या था, डॉक्टर साहब को लगा इस परिवार में अब उनकी बेटी का भविष्य सुरक्षित नहीं है, और वैसे भी उन्होंने तो लड़का सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए था। पूरे 1 साल से लड़के देख रहे हैं, तब जाकर सरकारी अधिकारी मिला है। अरे बहन, हमें क्या, चलो हम तो खाना खाने आए हैं। वैसे भी बहुत अच्छा इंतज़ाम है खाने का। वो दोनों तो चली जाती है, लेकिन सलमा को उलझन में डाल जाती है। वो ही जानती थी कि कैसे उसके खुद को इस शादी के लिए तैयार किया था। 2 महीने में ही बहुत लगाव हो गया था उसे पुनीत से। लगाव किया, अगर प्यार भी कहें तो गलत नहीं होगा। जब उसे पता चला था पुनीत के चाचा के धोखे के बारे में, तो उसे बहुत बुरा लगा था। तब वो पुनीत से बात भी नहीं कर पाई। उससे पहले ही उसके पापा ने ये रिश्ता तोड़ने का फैसला किया, जिसे सुनकर ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बहुत समझाया पापा को, बहुत मिन्नतें की, हाथ जोड़े, लेकिन उसके पापा टस से मस नहीं हुए। उसे सख्त हिदायत भी दी गई कि पुनीत ना तू फोन पर बात करे, और ना ही किसी तरह का कोई संपर्क रखे। अगर उसने ऐसा किया तो उसे अपने पापा का हमारा मुंह देखना होगा। बहुत मुश्किल था उसके लिए, जिसके साथ अपनी आने वाली जिंदगी के सपने देखे थे। उसे छोड़कर किसी और के साथ घर बसाना
पर दिल के रिश्ते पर खून का रिश्ता भारी पड़ ही गया। पर उसे दहेज वाली बात नहीं पता थी। इतनी बड़ी बात आप हमसे कैसे छिपा सकते हैं पापा? जबकि आप जानते हो कि हमें दहेज लेने और देने वाले बिल्कुल भी नहीं पसंद। वह तिलमिला उठती है और उसके पापा से बात करने उनके कमरे की तरफ जाती है। वह दरवाज़ा खोलने वाली ही होती है कि उसके कानों में अंदर चल रही बात सुनाई पड़ती है। यह क्या कह रहे हैं आप? अभी इस वक्त हम इंतज़ाम कैसे कर पाएंगे? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। सलमा ने हल्के से दरवाज़ा खोलकर देखा तो उसके पापा फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे और उसकी माँ सोफे पर बैठे हुए उनकी ओर देख रही थी। देखिए सब समधी जी, हम तो पहले से ही 20 लाख रख रखे हैं और अब आप एकदम से वैसे इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरी एक ही बेटी और है। आप लास्ट टाइम में ऐसा नहीं कर सकते हैं। हेलो हेलो फ़ोन काट दिया। सलमा की माँ गीता जी बोली, क्या हुआ जी? क्या कह रहे थे समधी जी? 20 लाख कैश, 10 तोला सोना और सभी मेहमानों के लिए अच्छे उपहार होने के बावजूद उन्हें अब गाड़ी भी चाहिए। अब क्या करेंगे हम? सलमा की शादी में इतना खर्चा हो गया है। अरे हम एक बेटी पर ही इतना खर्चा कैसे कर पाएंगे? नेहा की भी शादी तो करनी है, गुड्डू की पढ़ाई भी है, कैसे मैनेज होगा सब? पापा ये सब क्या है? आप दहेज के 20 लाख, इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपाई क्यों? सलमा को वहाँ देखकर दोनों ही पति पत्नी चौंक गए और उसके पापा भड़कते हुए बोले, आपको कितनी बार समझाना पड़ेगा? सलमा ऐसे छुप छुप कर बड़ों की बातें नहीं सुनते और न ही उनसे सवाल करते हैं। इतनी बड़ी बात हो गई और आप कहते हैं कि हम सवाल भी ना करें। आप जानते हैं ना कि हमें दहेज शब्द से ही कितनी नफरत है। हमने कितनी ही लड़कियों को इंसाफ दिलाया है, कितने ही दहेज के लालचियों को सजा दिलाई है और जब बात हमारी है तो हम चुप रहे। नहीं, ये हमसे नहीं होगा। आप इस घर की बड़ी बेटी है सलमा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हमसे ज़बान लड़ाए। आज आपकी शादी है और आप उसी पर ध्यान दें। बाकी की बातों बड़ों पर छोड़ दें। लेकिन पापा, सलमा और कोई बात नहीं। अपने कमरे में जाइए। अभी उन्होंने तेज आवाज़ में कहा, एक बात याद रखिएगा पापा, हम आपकी बेटी हैं। गलत सहना हमारे खून में ही नहीं है और हम उन लड़कियों में से नहीं हैं जो अपने ही पेरेंट्स को बर्बाद करके अपना घर बसा ले। हम वो हैं जिन्हें अपने पेरेंट्स किसान में एक छोटी सी गुस्ताखी भी बर्दाश्त नहीं। अगर ऐसा वैसा कुछ भी हुआ ना पापा, तो हम मंडप में से उठने में देर नहीं करेंगे। बहुत बदतमीज हो गई हैं आप। अभी के अभी अपने कमरे में जाइए। सलमा को इस वक्त वहाँ से जाना ही सही लगा। वह गुस्से में अपने कमरे में आ गई। ये सही नहीं हुआ गीता। सलमा अब चुप नहीं बैठेगी, इसलिए हमने उन्हें कुछ पता नहीं चलने दिया था। अब क्या करेंगे हम? जब आपको पता था तो आपने ऐसी जगह उसका रिश्ता क्यों किया जहाँ इतना दहेज मांग रहे थे? जरूरी थोड़ी ही था कि लड़का सरकारी नौकरी वाला ही हो। हम कोई और ही देख लेते। हमारी सलमा बेस्ट ही नहीं परफेक्ट है और वो एक परफेक्ट जीवन साथी ही रिजर्व करती है। ऐसा वैसा कोई नहीं। हम बात करेंगे जमाई सा और समधी जी से, वो ज़रूर समझेंगे। सलमा अपने कमरे में आकर अपने बेड पर बैठ गई, फिर एकदम से खड़ी हुई
और इधर उधर टहलने लगी। हम ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं, हमें कुछ करना ही होगा। कोई ले या नहीं ले, पर हम अपने लिए स्टैंड जरूर लेंगे। पर क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम सुमित जी से बात करते हैं। हाँ, यह सही रहेगा, वो जरूर समझेंगे। और क्यों नहीं, वो खुद एक RAS ऑफिसर है। आई एम श्योर उन्हें इस सब के बारे में कुछ पता ही होगा। सुमित को फ़ोन लगाती है पर वो फ़ोन नहीं उठाता है। वह बार बार ट्राई करती है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता है। उसके लिए यह कोई नई बात नहीं थी। सुमित से उसकी बस नाम मात्रा ही बात होती है। जब वो सुमित से पहली बार मिली थी तब भी उन दोनों की कोई खास बातचीत नहीं हुई थी। सलमा के बारे में जानने में उसे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। बस उसने अपनी तारीफ़ों के ही फूल बांधे कि कैसे उसने अपने मेहनत करके अपनी पहचान बनाई है। लेकिन सलमा क्या सोचती है और क्या नहीं, यह जानने की उसने कोशिश ही नहीं की। और सलमा के दिमाग में तो बस पुनीत ही था। उसने भी जैसे उससे मिलकर बस औपचारिकता ही निभाई हो। उसे आज भी याद थी पुनीत और उसकी पहली मुलाकात, जब उससे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में गई थी अपनी छोटी बहन के साथ। नेहा हद है लड़की हम हैं और आने में टाइम इसे लग रहा है। पता नहीं कौन सा नमूना पसंद किया है पापा ने हमारे लिए। सलमा ने परेशान होते हुए कहा। अरे सलमा दी, मतलब लेट होने का लाइसेंस हम लड़कियों को ही थोड़ी ना मिला है। कोई नमूना नहीं है, बल्कि वह यूनिक पेश है। मतलब लोग अपनी फैमिली के साथ लड़की देखने आते हैं, पर इन महाराज ने आपको अकेले मिलने बुलाया है। इंटरेस्टिंग ना, बहुत मॉडर्न सोच वाला इंसान है। तभी दो नज़रें उन दोनों पर पड़ जाती है। नेहा तू ना कुत्ते पाल ले, बिल्ली पाल ले, पर गलतफहमी मत पाल। लोग ये किसानी सदी में आज के ज़माने की सोच रख भी ले, लेकिन शादी के बारे में सबकी सोच 19 सेंचुरी की ही होती है। लड़के को लड़की पसंद होनी चाहिए, बाकी लड़की क्या सोचते हैं उससे क्या। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लड़की को घर का काम आता है या नहीं, मतलब हद है यार, पत्नी चाहिए या काम वाली। और इस बात से किसी को कोई मतलब ही नहीं है कि लड़की के करियर का आगे क्या फ्यूचर है। ओ झांसी की रानी, शांत हो जाइए। कहाँ की बात कहाँ ले गए आप। आपके अंदर जो वकील की आत्मा है ना, किसी वायरस की तरह फैल गई है आप में। तभी उसकी नज़र पीछे खड़े लड़के पर गई और वह चुप हो गई। सलमा दी, मेरी फ्रेंड देखो वहाँ पर बैठी है, आप लोग बातें करो, मैं अभी उससे मिलकर आती हूँ। ऐसा कहकर वो फुर्ती से भाग गई। इसे क्या हुआ, इसकी फ्रेंड कहाँ दिख गई इसे। और आप लोग बातें करो यहाँ, और है ही कौन, पागल कहीं की। तभी पीछे खड़ा शख्स उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। हेलो मिस सलमा। सलमा की नज़र उस पर पड़ी तो वो एकदम से चौंक गई और अपने मन में कहीं इन्होंने सब सुन तो नहीं लिया। अरे सुन भी लिया तो क्या, मैंने कौन सा गलत कहा है।